हम लोग ने देखा था एक्सरसाइज नंबर 1, हमारा जो एक्सरसाइज नंबर चल रहा है कौन सा दोस्तों 2.1, वहां का हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 8 तक के क्वेश्चन देख लिए थे और बहुत अच्छे तरीके से देखे थे, जहां पे हमने ना बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखे थे। बेसिक से लेके थोड़ा सा हम लोगों ने लेवल बढ़ाते हुए भी क्वेश्चंस देखा हुआ था, कैसे 3 टर्म्स 4 टर्म्स और 5 टर्म्स फाइंड करने, वो देखे हुए थे। आज का जो वीडियो यहाँ पे हम लोग थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन देखने वाले हैं और यहाँ पे हम लोग है ना ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले ताकि एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन को अगर आपको समझना है तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं साथ स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल JR कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे Instagram आईडी पे फॉलो नहीं किया हुआ, सिंपली आप मुझे मेरे Instagram आईडी यानी कि 97_मंसूरी पे जाके सिंपली फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स को कमेंट सेक्शन में पूछना और क्लियर करना आसान नहीं होता। तो आप आपके डाउट मुझे क्या कर सकते हैं, सिंपली मुझे Instagram पे आप लोग फोटो शेयर करके या फिर फोटो क्लिक करके साथ ही साथ स्क्रीनशॉट लेकर भी शेयर करके आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मेरे साथ अपने डाउट क्लियर कर रहे हैं, अपने स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर कर रहे हैं, तो आप लोग भी इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट किया जाए। यहां पर हम लोग कल चल रहा है लेक्चर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 2.1 और क्वेश्चन कौन से देखने वाले हैं 9 से 15 देखने वाले हैं। टॉपिक वही चल रहा है, जीपी वाला टॉपिक चल रहा है, जहां पे अपने जीपी के ऊपर बहुत सारे फॉर्मुलेस देखे थे। हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा था, सीक्वेंस देखा था, बाद में फिर प्रोग्रेशन क्या होता है वो देखा था, सीक्वेंस के बाद फाइनाइट इनफाइनाइट सीक्वेंस, और बाद में इसी के साथ साथ हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखा था, इसमें क्या फॉर्मूले होते हैं वो देखे थे हम लोगों ने। और उसके बाद अपन ने स्टार्ट किया था जीपी का डेफिनेशन देखा था। जीपी में क्या होता है, प्रीसीडिंग टर्म और सॉरी जो टर्म्स है और उसका प्रीसीडिंग टर्म, उन लोग का रेशो लेंगे तो वो कॉमन होना चाहिए, तभी वो जीपी में होते हैं। सारी चीजें अपने देखी हुई है। तो यहाँ पर हमने उसका फॉर्मुलेस भी देखे थे, ये रहा फॉर्मूला। और यहाँ पे अपने फिलहाल एक ही फॉर्मूला देखा था, जो कौन सा था, Tn = a_r⁻⁴ और उसी के साथ हम लोग ने कुछ नोट लिख कर लिया हुआ था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। एक्सरसाइज हमारा 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9 चल रहा है दोस्तों, सॉरी 2.1 का क्वेश्चन नंबर 9 चल रहा है। तो यहाँ पर फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं। क्या बोला हुआ है, हमें कुछ तो भी वेरीफाई करना है, तो पहले स्टार्ट करते हैं रीडिंग। इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी इज एक्स, क्या बोला, फिफ्थ टर्म जीपी का क्या है एक्स, द एथ टर्म ऑफ जीपी इज वाई एंड द 11th टर्म ऑफ जीपी इज जेड, वेरीफाई वेदर द वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। चलो स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या दिया हम लोग उसको लिखते हैं। पहले हमें बोला हुआ इफ फिफ्थ टर्म यानी कि T5 कितना है, जीपी एक्स है, जीपी का फिफ्थ टर्म एक्स है, उसी के साथ साथ एट्थ टर्म T8 हमें कितना दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, एक सेकेंड, हाँ टी वाई दिया हुआ परफेक्ट, एंड द 11th टर्म T11 हमें कितना दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है। हमें क्या वेरीफाई करना है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। अभी ये जीपी में है, क्या है, ये जीपी में है, मतलब क्या अपन जीपी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर जीपी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, Tn = a_r⁻n-1। अब n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, पहले वाला n की वैल्यू है 5, ए मेरे पास अभी फिलहाल है नहीं तो ए को मैं वैसे ही रखता हूं, आर है मेरे पास, आर भी है नहीं, लेकिन एन है मेरे पास कितना 5 - 1। अब T5 की वैल्यू मेरे पास एक्स है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं एक्स, ए वैसे ही रखता हूं, r⁵ 1 कितना हो जाएगा, r⁴। तो ये मुझे x की वैल्यू मिल गई। सिमिलरली मैं Tn का फॉर्मूला आगे अप्लाई करके मैं क्या निकाल सकता हूँ, T8 निकाल सकता हूँ। वो क्या मिल जाएगा, a⁻8 - 1 और ये T8 की वैल्यू कितनी है, y = a⁻7 हो जाएगा। परफेक्ट है यहाँ तक, ओके। उसी के साथ में एक और चीज क्या निकाल लूंगा, T11 क्या हो जाएगा, a⁻11 - 1 और T11 की वैल्यू कितनी है, z, a वैसे r कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। यहाँ तक डन है दोस्तों, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, हमें वेरीफाई क्या करना है उसके पास जाते हैं। हमें वेरीफाई करना है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। तो सबसे पहले अपन एलएचएस के साथ स्टार्ट करेंगे। एलएचएस क्या है, वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू है हमारे पास, क्या निकाली हम लोग ने वाई की वैल्यू दोस्तों, a⁻7 और उसका स्क्वायर लेना है। जब भी पावर का पावर होता है सबके पास बढ़ता है, देखो सबसे पहले जाएगा a² और उसी के साथ जाएगा r⁷ का स्क्वायर। तो a² मेरा एज इट इज r⁷ का क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर, r⁴। इस तरीके से मुझे क्या मिल जाएगा, LHS। अब मैं निकालूंगा यहाँ पे RHS निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ, RHS। तो RHS क्या होता है दोस्तों, RHS जरा ध्यान देंगे तो यहाँ पे है x × z। x की वैल्यू है हमारे पास a⁻4 एंड z की वैल्यू है a⁻10, यानी कि क्या हो जाएगा, a × a हो जाएगा a² और r⁴ इंडाइसिस का रूल लगेगा, क्या लगेगा, पावर में ऐड हो जाएगा, मतलब 4 + 10 हो जाएगा। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, ऐड। तो सिंपली यहाँ पर क्या आ गया, r⁴। जरा गौर करेंगे LHS और RHS को, तो दोनों भी सेम है, LHS = RHS। Therefore LHS RHS इक्वल के मतलब क्या, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, therefore वेरीफाइड। हमको वेरीफाई ही करना था, therefore वेरीफाई। इजी है दोस्तों। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है दोस्तों, रीड करो प्रॉपरली। हमें बोला हुआ है P Q R S are in GP, show that P plus Q, Q plus R and R plus R also in GP। तो चलो फटाफट से देखते, GP में है, क्या बोला, P Q R S, P, Q, R, S are in GP। जब GP में होता है इसका मतलब क्या होता है, इसका देखो जो मेन अपना टर्म है उसके पहले टर्म का रेशो क्या होता है, सेम होता है। तो मतलब Q अपॉन P इक्वल टू R अपॉन Q इक्वल टू S अपॉन R, वो क्या होगा, S अपॉन R क्या होगा, एक कॉमन रेशो होगा। अब यहाँ पे पहले से R लिखा हुआ है तो हम लोग R नहीं लिखते, इस टाइम हम लिखते K और ब्रैकेट में लिख देते कॉमन रेशो। ठीक है, इतना समझ में आ गया क्या है, कॉमन रेशो है। अब जरा मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा और सबको बांटूंगा, तो QP इज इक्वल्स टू K हो जाएगा, साथ ही साथ RQ इज इक्वल्स टू भी K हो जाएगा, एंड SR इज इक्वल्स टू भी क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आ गया आप लोग को। आगे अब देखो Q को मैं वैसे ही रखता हूँ, P को वहां पे ले जाता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, PK हो जाएगा। भाई आप लोग का मूवी वाला PK नहीं, ये तो हमारा सम वाला PK है। सेम टू सेम R को इधर पे रखा, Q को वहां पे लेके जाएंगे तो QK हो जाएगा, और लास्ट में हमारा एक और टर्म आ जाएगा क्या, S को उधर पे रखेंगे, K को उधर पे रखा, R उधर चला गया तो क्या आ जाएगा, KR। इस तरीके से हम लोग को 3 टर्म्स मिल गए। डन यहाँ तक, अब ये मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग शो करना है हमें ये GP में है कि नहीं। तो चलो फटाफट से करना क्या है उसको समझते हैं। देखो अगर ये GP में होगा तो क्या होगा, इनका भी रेशो क्या होगा, सेम होगा। मतलब क्या होगा, देखो इफ, ऐसे लिख सकते हैं, इफ वी अगर लिखते हैं डायरेक्टली अपन स्टार्ट करते हैं, टू प्रूव लिखते हैं। टू प्रूव, हमें क्या करना है, प्रूव, हमें प्रूव करना है कि ये GP में, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब Q प्लस R अपॉन P प्लस Q इक्वल टू R प्लस S अपॉन Q प्लस R, ये हमें प्रूव करना है। GP में होगा तो क्या होगा, रेशो सेम होगा, राइट है। तो हम लोग LHS से स्टार्ट करते हैं, LHS से स्टार्ट करते हैं। तो LHS में क्या लिखा हुआ जरा देखो, LHS में लिखा हुआ Q प्लस R अपॉन P प्लस Q, यहाँ पे लिखते हैं Q प्लस R अपॉन P प्लस Q। अब Q को मैं वैसे ही रखता हूं, Q को मैं वैसे क्यों रख रहा अभी आप लोग को समझेगा। देखो R की वैल्यू चेक करते हैं, R इज इक्वल टू क्या है, QK। देखो दो Q आ गए ऊपर, तो हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। सिमिलर वे में मैं P को वैसे रखता हूँ, Q को पुट करता हूँ। Q मेरा क्या है, PK। अब आप लोग सोच रहे हैं सर आपने एक ही जगह पुट किया, दूसरी जगह क्यों नहीं किया, ताकि मैं P और Q को डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में से कॉमन निकाल सकूं, इसलिए मैंने वैसे रखा है। अब यहां से मैं Q को कॉमन निकालूंगा तो यहाँ बचेगा 1 प्लस K, और सिमिलरली यहाँ पर P को कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पर भी क्या बचेगा, 1 प्लस K। अब ध्यान दूंगा तो 1 प्लस के चले गए, यहाँ पे बच गया P अपॉन Q, सॉरी क्या बच गया, Q अपॉन P, Q अपॉन P, और Q अपॉन P मेरा क्या है, K है। देखो यहाँ पर Q अपॉन P मेरा क्या है, K, तो इसको मैं K लिखता हूँ। LHS मेरा क्या आ गया, K। सिमिलरली मैं क्या निकालूंगा, RHS निकालूंगा। क्या निकालूंगा, RHS। तो फटाफट से RHS यहाँ पे निकालते हैं। RHS का रेशियो देखो क्या है यहाँ पे, RHS क्या है, वो सेम वे में हम लोग को मिलने वाला है। यहाँ पे सिमिलर मेथड अप्लाई करना है, R प्लस S अपॉन Q प्लस R। अब हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट टर्म को वैसे ही रखना, R और Q को S और R को सब्स्टिट्यूट करना है। S की वैल्यू कितनी, तरह चेक करो, S इज व्हाट, S इज KR एंड R इज व्हाट, QK। तो S क्या है मेरा, K इंटू R एंड R क्या मेरा, QK। अब मैंने एक ही एक टर्म को क्यों पुट किया, ताकि मैं कॉमन निकाल सकूं। यहां से मैं ऊपर से R को कॉमन निकालता हूं तो यहाँ बचेगा 1 प्लस K, और यहां से मैं Q को कॉमन निकालूंगा तो बचेगा 1 प्लस K। 1 प्लस K चला गया, R अपॉन Q मेरा क्या आ गया, RHS। लेकिन जरा गौर करूंगा तो R अपॉन Q मेरा क्या है, R अपॉन Q ही मेरा क्या है, K है। देयरफॉर RHS मेरा कितना आ गया, RHS आ गया मेरा सिंपल सा K। देखो मेरा LHS भी सेम है, RHS भी सेम है, मतलब क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS आ गया। जब LHS इक्वल टू RHS आ गया, दैट मींस ये इक्वल टू ये आ गया। तो जरा मैं इसको नीचे लेकर लिखता हूं, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, Q प्लस R अपॉन P प्लस Q इक्वल टू R प्लस S अपॉन Q प्लस R। इस तरीके से रेशो सेम हो जाएगा। जब इक्वल हो गया, दैट मींस ये जो टर्म्स है ना, देयरफॉर Q प्लस R, देयरफॉर मतलब क्या, देखो जो टर्म्स क्वेश्चन में क्या बोला हो, क्वेश्चन पे जाते हैं फटाफट से, इसको जरा सा मैं छोटा करता हूं, फिर आप लोगों को सारी चीजें एक साथ दिख जाएंगी। तो इसका मतलब हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था P प्लस Q, Q प्लस R, R प्लस S आर इन GP, ऑल्सो इन GP। तो यहाँ पे लिखेंगे P प्लस Q, Q प्लस R, R प्लस S आर ऑल्सो इन GP। समझ में आ गया होगा।
बहुत इजीली प्रूव कर दिया हम लोग ने इस क्वेश्चन को, और आसान क्वेश्चन ज्यादा कुछ था भी नहीं इसमें। हम लोग को सिंपल से ये बस एक चीज को समझना था, ये गिवन में से अपन क्या लिख सकते हैं, और इसी तरीके से हम लोग ने क्या किया, सेकंड जो इसमें प्रूफ करना था वो हम लोग ने निकाल लिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही तरीके से हम लोग को सॉल्व करना होगा, लेकिन इस चीज को आप लोग को प्रॉपर्ली सॉल्व करके समझना है दोस्तों। करना क्या है, इसमें हम लोग को सबसे पहले रेशियो लेना है, रेशियो को एक कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले से आर इंक्लूडेड था अपन ने, इसलिए कॉमन रेशियो को के से डिनोट किया हुआ है यहाँ पे, और उसी के साथ हम लोग ने क्या किया, सबको के बांट दिया और सिंप्लीफाई करके एक वैल्यू निकाल दी। अब एलएचएस में हम लोग क्या प्रूव करना है, देखो यहाँ पर हम लोग को बताना है कि ये जीपी में है। अगर जीपी में है दैट मींस क्या होगा, जो टर्म है उसका प्रीसीडिंग नंबर का रेशियो लेंगे, उसका रेशियो क्या होगा, सेम। तो यहाँ पर मतलब क्या, क्यू प्लस आर अपन पी प्लस क्यू इक्वल टू आर प्लस एस अपन क्यू प्लस आर होगा। एलएचएस को लिए आरएचएस को लिए सिंप्लीफाई किया, दोनों का वैल्यू सेम मिला, मतलब एलएचएस आरएचएस क्या हो गया, इक्वल। दैट मींस ये हमारा सेम आ गया, और इसी से हम लोग क्या समझ में आता है, जो टर्म्स हमारे यहाँ पर लिखे वो किसमें है, जीपी में। क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, the number of bacteria in culture double in every hour. If there were 50 bacteria originally in the culture, how many bacteria will be there at the end of the 5th hour? जरा क्वेश्चन को समझना दोस्तों, यहाँ पे समझने वाली चीज है। ठीक है, तो हमारे पास एक कल्चर है जहां पे अपन बैक्टीरिया को डबल कर रहे हैं। ठीक है, अब ये कैसा कल्चर है भाई, जहाँ पे बैक्टीरिया पैदा कर रहे हैं, तो बहुत सारे बैक्टीरिया जो जरूरत होते हैं, हम लोग को हमारी लाइफ में जरूरत होती है उनकी, तो इसके लिए उनको बैक्टीरिया को बनाया जा रहा है, ऐसा अपन समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला, नंबर ऑफ बैक्टीरिया क्या हो रहा है, डबल हो रहे हैं हर घंटे में डबल हो रहे हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है 5th आवर के बाद कितना होगा, और ओरिजिनली कितने बैक्टीरिया थे, 50 बैक्टीरिया। चलो फिर समझते हैं इस चीज को। तो हमें 50 बैक्टीरिया ओरिजिनली दिए हुए, मतलब क्या, ए इक्वल टू हमें कितना दिया है, 50 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसी के साथ हम लोग क्या फाइंड करना है, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया डबल हो रहे हैं एवरी आवर। तो मान लो कि पहले 50 था, तो उसके बाद कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो मान लेते पहले T1 था हमारा 50, तो T2 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, डबल हो गया। अब ऐसे करते करते डबल होते होते आने वाला आंसर, तो हम लोग क्या लिखते हैं, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, T2 अपॉन T1, यानी 100/50 दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। ये भी समझ में आ गया मेरे हिसाब से आपको। आगे समझते हैं क्या बोला हुआ। इसके बाद हम लोग क्या बोला हुआ है, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी देयर एट द एंड ऑफ द 5th आवर। एट द एंड ऑफ द 5th आवर मतलब क्या, एट द स्टार्ट ऑफ द 6th आवर। समझ में आ रहा है, एट द स्टार्ट ऑफ द 6th आवर हमारे पास कितने बैक्टीरिया होंगे, इस चीज को समझते हैं। देखो जब टाइम हो रहा है हमारे पास 0, तो हमारे पास कितने हो रहे हैं, 50 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं बैक्टीरिया, 50। तो 1 आवर पे क्या होगा, इसका डबल। उसके बाद 2 आवर पे क्या होगा, फर्स्ट आवर पे, मतलब फर्स्ट आवर पे इसका डबल, सेकेंड आवर पे इसका डबल, थर्ड आवर पे इसका डबल, फोर्थ आवर पे इसका डबल, और 5th आवर पे इसका डबल। ठीक है, देखो अभी ये था 0 ओवर, इस तरीके से समझ सकते हैं आप लोग। 2 तरीके से इसको समझा जा सकता है। एक तो इसको अपन 0 ओवर को अपन ना इसको पकड़ते T1, ओके, और इसको पकड़ते T2, इसको पकड़ते T3, इसको पकड़ते T4, इसको पकड़ते T5 और इसको पकड़ते T6। अब देखो ये फर्स्ट ओवर, ये सेकंड ओवर, ये थर्ड ओवर, ये फोर्थ ओवर, ये 5th ओवर। 5th ओवर क्या होगा हमारा, टर्म 6 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस तरीके से भी आप इस चीज को समझ सकते हैं। तो 5th ओवर पे हमारा क्या होगा, कितना होगा, टर्म 6 होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या समझ में आता है, एट द एंड ऑफ 5th आवर, एट द एंड ऑफ द 5th आवर हमारा क्या होगा, टर्म कौन सा होगा, इट विल बी 6th टर्म। समझ में आया इतना। तो हमें क्या फाइंड करना है, T6 फाइंड करना है। तो Tn इज इक्वल टू ए आर रेज टू n माइनस 1। तो T6 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 50, आर की वैल्यू कितनी है 2, n की वैल्यू कितनी है 6 माइनस 1। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ पर T6 इज इक्वल टू व्हाट, 50 वैसे ही रहेगा, T रेज टू मतलब 2 रेज टू 5 हो जाएगा, और 2 रेज टू 5 कितना होता है दोस्तों, 512 होता है। और 512 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, तो 512 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1024। ठीक है, क्या हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई नहीं करते, डिवाइड करते हैं। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 50 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर कैंसिल होगा तो 256 बच जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 100 मल्टीप्लाई बाय 256 हमारे पास एट द एंड ऑफ द 5th आवर पे हमारे पास इतने बैक्टीरिया आ जाएंगे। तो लास्ट में स्टेटमेंट लिखना है,
एट द एंड ऑफ द 5th आवर देयर विल बी 25600 बैक्टीरियाज। इस तरीके से आप लोग लास्ट में स्टेटमेंट लिखेंगे और यहाँ पर आप लोग इस आंसर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो समझना एक चीज ये थी कि आपका फर्स्ट टर्म 50 है और जो 5th आवर बोला हुआ ना वो हमारा कौन सा टर्म बन रहा है। अगर ध्यान दिया जाए तो 0 आवर है जब 50 है, फर्स्ट आवर पे कितना होगा उसका डबल, सेकंड आवर पे उसका डबल, थर्ड आवर पे उसका डबल, फोर्थ आवर पे उसका डबल, 5th आवर पे उसका डबल। तो देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड 5th आवर। 5th आवर के बाद कितना हो जाएगा दोस्तों, वो आएगा हमारा टर्म 6। इस तरीके से हम लोग को समझना है कौन सा अपन टर्म लेने वाला है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं फटाफट से, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, बढ़ते हैं। यहां पर अभी क्या करना हमें समझते हैं। ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 80 फीट। एक बॉल को लिया 80 फीट से ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप किया तो टप्पा खाएगा, राइट है, बाउंस करेगा। द बॉल इज सच दैट इट रिबाउंड्स 3/4 ऑफ द ओरिजिनल हाइट। मतलब जो भी इसकी हाइट थी 3/4 उसका रिबाउंड करता हर एक टप्पे में। मतलब मान लो कि पहले बार मैंने उसको गिराया 1 मीटर से, मतलब मान लो कि 100 मीटर से गिराया तो 3/4 रिबाउंस करता है, मतलब कितना 75 मीटर इस बार रिबाउंस करेगा। मतलब पहले 100 था, अब कितना रिबाउंस करेगा, मतलब अब सेकंड टाइम में कितने हाइट तक जाएगा 75 मीटर। उसी तरीके से उसका 3/4 लेंगे, उसका 3/4 लेंगे। इस तरीके से हम लोग को हाइट समझनी है। अब आगे, हाउ हाई डज द बॉल विल रिबाउंड आफ्टर 6 बाउंड। 6th बाउंस के बाद, मतलब 6 बाउंड के बाद वो कितना रिबाउंड करेगा। और हाउ हाई डज द बॉल रिबाउंड ऑन द nth बाउंड। nth बाउंस पर वो कितना रिबाउंड करेगा। ठीक है, तो इसको समझते हैं। सबसे पहले हमें दिया क्या हुआ, बॉल को ड्रॉप किया गया 80 फीट से। ठीक है, तो मतलब 80 फीट मतलब कितना, 0 बाउंस है, उस तरीके से समझ सकते हैं। तो ए की वैल्यू हम लोग को दी हुई 80। ठीक है, तो इसको मैं समझता हूं जब 0 बाउंस था, मतलब अभी बाउंस नहीं हुआ एक बार भी, 80 मीटर से डायरेक्टली इसको गिराया गया है, राइट है। उसके बाद क्या होगा, सेकंड फर्स्ट रिबाउंस पे कितना कवर करेगा, 3/4, इसका 3/4। ठीक है, सेकंड पे करेगा इसका 3/4। मतलब ये जो टर्म है यहाँ पे मान लेते हैं ये T1 है, ये T2 है, तो T2 का 3/4 करेगा मतलब सेकंड रिबाउंड पे। उसी के साथ साथ T4 फोर्थ, मतलब थर्ड ओवर मतलब थर्ड रिबाउंड में 3 का क्या करेगा, 3/4 रिबाउंड करेगा। उसी के साथ फोर्थ रिबाउंड में, मतलब चौथे बार वापस जब टप्पा खाएगा तो किसका रिबाउंड करेगा, T4 का, तो T5 हो जाएगा वो। इस तरीके से हम लोग किसका फाइंड करना है, 6th आवर का। तो जब 6th आवर आएगा, मतलब जब 6th रिबाउंड लेगा, जब 6th रिबाउंड लेगा तो किसका रिबाउंड लेगा, ऑब्वियसली T6 का रिबाउंड लेगा। और वो टर्म कौन सा होगा, T7। एक बार फिर से मैं इसको समझाता हूँ, समझने की कोशिश करना। जब 0 मतलब अभी तक बाउंस भी नहीं हुआ है तो हमारे पास कितनी हाइट थी, 80 मीटर। जब फर्स्ट टाइम बाउंस होगा तो इसका 3/4, 80 का 3/4 होगा। जब सेकंड टाइम बाउंस होगा तो उसके पहले टर्म का 3/4 होगा। ऐसे करते करते जब 6th बार रिबाउंड होगा तो उसके पहले टर्म का रिबाउंस होगा। समझ में आ रहा है। तो आप देखो टर्म्स काउंट करते, जब 0 था तो T1, उसके बाद T2, फिर T3, T4, T5, T6, T7। जब 6th बार रिबाउंड होगा तो टर्म कौन सा होगा, T7 होगा। समझ में आ गया। तो हम लोग इसके लिए फाइंड करना है, T7 के लिए फाइंड करना है। तो यहाँ पर फटाफट से समझते हैं इस चीज को। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, Tn का, Tn इज इक्वल्स टू A r⁻n-1। अब हमारे पास n की वैल्यू कितनी है, 7, तो यहाँ पे लिखा 7। a की वैल्यू कितनी, 80, और यहाँ पर r की वैल्यू कितनी, r दिया हुआ हम लोग को 3/4 दिया हुआ, तो यहाँ पर r की वैल्यू 3/4 लिख देता हूँ। तो 3/4 n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 7-1। ठीक है, तो 80 वैसे के वैसे, 3 वैसे के वैसे, 4/7-1 कितना हो जाएगा, 6। आप लोग इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक भी छोड़ेंगे तो आपको फुल मार्क्स ही मिलेगा, कोई मार्क्स कटने वाला नहीं है। इस तरीके से हम लोगों ने निकाल दिया, पहला आंसर हमारा डन। अब सेकंड आंसर इसमें एक और चीज निकालने बोला, जरा गौर करो क्या निकालने बोला हुआ है इसमें। हमें बोला हुआ है कि हाउ हाई डज द बॉल रिबाउंड ऑन द nth बाउंस। nth बाउंस के बाद वो कितना रिबाउंड करेगा। ठीक है, चलो फिर nth बाउंस पे निकालते हैं। तो Tn इज इक्वल्स टू A r⁻n-1। तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 80 ठीक है, 3/4 अब देखो जब n बार रिबाउंस करेगा, देखो समझो, हाँ, n बार रिबाउंस करेगा तो टर्म्स देखो, जब 6 बार रिबाउंस कर रहा है तो T7 हो रहा है। जब nth बार रिबाउंस करे, कितने बार n बार रिबाउंस करेगा, तो यहां पर टर्म कौन सा होगा, टर्म होगा n+1। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो फिर से मैं समझाता हूं। जब 0 बार रिबाउंस कर रहा तो फर्स्ट टर्म था, जब फर्स्ट बार रिबाउंस कर रहा तो सेकंड टर्म था, जब सेकंड टाइम रिबाउंस कर रहा तो थर्ड टर्म था, थर्ड टाइम कर रहा था फोर्थ। मतलब जब भी एक बार रिबाउंस करता तो उससे एक आगे ही वाला वो टर्म आ रहा है। उसी तरीके जब 6 बार रिबाउंस करता तो टर्म कौन सा रहा, 7। तो जब nth बार रिबाउंड करेगा तो टर्म्स कौन सा होगा, वो n+1 होगा। समझ में आ गया। तो जहां पर यहाँ पर फॉर्मूले में n है, वहां पर अपन क्या लिखेंगे, n+1, और यहाँ पर -1 को एज इट इज रखेंगे। तो सिंपल सा हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, T80 3/4
रेस टू एन माइनस, देखो प्लस 1 माइनस 1 चला गया, रेस टू एन। इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा, हमारा वैल्यू आ जाएगा। होप ये समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोग ने इसको सिंप्लीफाई किया है। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस याद रखना किस तरीके से इसको समझना है। आप दो तरीके से इसको कर सकते हो। एक और तरीका ये है कि अपन फर्स्ट टर्म को 80 ना लेते हुए हम लोग लेंगे 80 मल्टीप्लाई बाय 3/4। तो फर्स्ट टर्म को इसको लेंगे तो आप लोग का डायरेक्टली यहाँ पर क्या आ जाएगा, n-1 आ जाएगा। और अगर आप लोग a को 80 लेकर सॉल्व करते तो आप लोग को इस तरीके से इसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलो फिर बढ़ते हैं, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको नहीं लेना, बाकी सारी चीजों को आपको लिखना है। ठीक है, मैं बढ़ता हूं आगे। The number 3x and x plus 6 are in GP। तीन नंबर है हमारे पास, तीनों भी क्या है, किसमें है, जीपी में है। जब जीपी में होता है मतलब क्या होता है, रेशो सेम होता है। कौन सा टर्म, ये टर्म का और इसके प्रीसीडिंग टर्म का, यानी कि x/3 इक्वल टू x प्लस 6/x। राइट है यहाँ तक, तो ये जीपी में आ गया। अब क्या होगा, x इधर जाएगा तो ये x² हो जाएगा, 3 इधर जाएगा तो 3 इंटू x प्लस 6 हो जाएगा। अब 3 इंटू x 3x, 3 इंटू 6 18, ये हो गया हमारा x²। तो x² माइनस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। अब ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो 18 है हमारे पास, उसको दो नंबर में तोड़ना है। किसमें, पहला टर्म क्या आएगा माइनस, दूसरा माइनस माइनस प्लस, और तीसरा माइनस प्लस माइनस। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 18 है। अब चलो इसको समझते हैं कैसे सिंप्लीफाई करना है। ऐसे नंबर ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करने पे हमें 18 मिले और दोनों को सब्सट्रैक्ट करने पे हमें 3 मिले। तो ऐसा मेरे पास देखो 9 2 करूंगा तो कितना होगा, 18 तो होगा, और 9 - 2 करूंगा तो कितना होगा, 7। तो मुझे 7 नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ मैं और क्या कर सकता हूं, और मैं 18 1 से 18 भी कर सकता हूं। 18 1 से कितना होगा, 18, 18 माइनस 1 करेंगे तो 17 होगा। तो ये भी परफेक्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपन, और क्या कर सकते हैं, 6 3 से 18 कर सकते हैं, यस, और 6 माइनस 3 करेंगे तो 3, मतलब परफेक्टली हमें ये मिल गया। तो ये वाला हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 3। तो मिडिल टर्म को हमको तोड़ना है दो टर्म्स में, क्या आ जाएगा, -6x और प्लस 3x। इस तरीके से हम लोग को दो टर्म्स मिल जाएंगे। कॉमन निकालेंगे x तो यहाँ पे बचेगा x - 6, कॉमन निकालेंगे 3 तो यहाँ पे बचेगा x - 6। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, x - 6 कॉमन निकालेंगे तो पहला टर्म बचेगा x, दूसरा बचेगा 3। तो ये आ गया x - 6 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3। दोनों को इक्वेट करेंगे 0 के साथ तो हमें क्या मिल जाएगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x - 6 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 6 और साथ ही साथ x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो हम लोग को दो टर्म्स मिले, x इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू -3। तो हमारा सीक्वेंस क्या हो सकता है दोस्तों, सीक्वेंस हमारा क्या हो सकता है, सिंपल सा 3 6 12 ये हो सकता है। और क्या हो सकता है, 3 -3 और क्या है यहाँ पर -3 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 3। ये हमारा सीक्वेंस हो सकता है। तो दो सीक्वेंस है हमारे पास दोस्तों, ध्यान देना, दो सीक्वेंस है, 3 6 12 और 3 -3 और 3, ऐसे करके दो सीक्वेंस है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें सबसे पहले x फाइंड करना, तो x हमें मिल गया, पहला आंसर डन यहाँ तक। ठीक है, दूसरा हमें क्या फाइंड करना है, 20th टर्म फाइंड करना है। तो हम लोग इसमें अगर पहले वाले सीक्वेंस में देखें तो यहाँ पर a की वैल्यू है 3, r की वैल्यू हो जाएगी 6/3, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। और इस तरीके से हम लोग को r की वैल्यू मिल गई। हम लोग क्या निकाल लेंगे, t20 निकालेंगे। तो t20 का फॉर्मूला डालने से पहले tn का फॉर्मूला डालेंगे, tn इज इक्वल टू व्हाट, a r रेज़ टू n - 1। वैल्यू पुट की, n की वैल्यू क्या होती है 20, यहाँ पर दी हुई है, हम लोग को फाइंड किया t20 फाइंड करनी है। तो 20 पुट किया, a की वैल्यू है 3, r की वैल्यू है 2 और यहाँ पर 20 - 1। तो 3 इंटू 20 - 1 कितना होता है 19, तो कितना हो जाएगा 2 रेज़ टू 19। इस तरीके से आपको t20 मिल जाएगा। अब 2 रेज़ टू 19 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये निकाला जा सकता है, लेकिन इतनी बड़ी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, यहाँ तक भी छोड़ देंगे तो भी चलेगा। साथ ही साथ हमें क्या निकालना है, ये फर्स्ट इसमें का टर्म t20 और उसी के साथ हमें क्या निकालना है, nth टर्म। तो tn क्या हो जाएगा, a r रेज़ टू n - 1 और उसी के साथ tn इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 3, r की वैल्यू कितनी है 2, 2 रेज़ टू n - 1। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो tn भी मिल गया, डन। यहाँ तक फिर बढ़ते हैं हम लोग इसके बाद सेकंड टाइप, जहां पे हम लोग को एक और सीक्वेंस दिया, यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू है 3, r की वैल्यू है देखो -3/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा -1। तो tn की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू पुट करो यहाँ पे कितना है 3, r की वैल्यू कितनी यहाँ पर -1 रेज़ टू। अब अभी यहाँ पर n एक सेकंड रुको दोस्तों, यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिखते हैं उसके बाद हम लोग वैल्यूज को पुट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a r रेज़ टू n - 1। हमें फाइंड किया करना t20, a की वैल्यू है यहाँ पर 3, r की वैल्यू क्या है यहाँ पे -1 और n की वैल्यू कितनी जगह 20 - 1। अब आप लोग को पता है 20 - 1 कितना था 19। तो कभी भी नेगेटिव पावर में कभी भी ऑड नंबर होता है, क्या होता है, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर रहेगा तो नेगेटिव मिलेगा, इवन नंबर रहेगा तो पॉजिटिव। तो -1 रेज़ टू 19 करेंगे तो नेगेटिव मिलेगा तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो t20 हमें कितना मिल जाएगा, -3। उसी के साथ साथ अभी हम लोग क्या निकालना है, tn। तो अगेन tn इज इक्वल टू a r रेज़ टू n - 1।
tn यानी कि क्या हो जाएगा a की वैल्यू 3 माइनस 1 रेज टू n माइनस 1, दैट इज योर आंसर। दो हम लोग को वैल्यूज मिली यहाँ पर n की और t20 की, tn की एंड t20 के साथ ही साथ हम लोग को x की भी दो वैल्यूज मिली। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है। जरा इसका स्क्रीनशॉट लेना और कहाँ पे डाउट हो रहा है, कहाँ पे भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में टाइमलाइन के साथ कमेंट कर देना, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। मॉस्किटोज आर ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 10% a year. If there were 20 mosquitoes in the beginning, write down the number of mosquitoes after 3 year, 10 year and n years. चलो दोस्तों, इसको हम लोग ना थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। अपन ने दो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जहां पे अपन ने बाउंस वाला क्वेश्चन देखा और साथ ही साथ बैक्टीरिया वाला देखा। अब इसको थोड़ा सा अलग करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट टर्म को अपन कैसे निकालते देखते हैं। चलो, एट द स्टार्ट हमारे पास कुछ तो भी यहाँ पर मॉस्किटोज थे। कितने थे? एट स्टार्ट there were 200 mosquitoes, ठीक है, इतने मॉस्किटोज थे। तो फॉर द फर्स्ट ईयर में कितने हो जाएंगे? चलो देखते हैं। फर्स्ट ईयर में हमारे पास हो जाएंगे ए, इसको लिखते हैं फर्स्ट टर्म, यानी कि 200 मल्टीप्लाई बाय, आप देखो कैसे बढ़े, 10% बढ़ रहा है। ठीक है, इसको समझना। आर की वैल्यू यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 10% बढ़ रहा है, राइट है। तो पहले मान लो 100 थे, 10% बढ़ गया तो कितना हो गया? 110 हो गया। तो 10 पहले 100% था, अभी कितना हो गया? 110%। तो हमारा आर क्या वाली क्या आएगा? 110/100, यानी 0 कैंसिल, इसको मैं 11/10 भी लिख सकता हूँ। तो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 11/10। यहाँ पे आप लोग इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, अदरवाइज इतना भी छोड़ेंगे तो भी चलेगा फिलहाल के लिए। तो ये आ गया अपना ए का वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग क्या देखना है? हम लोग को चेक करना है, इफ देयर वर 20 मॉस्किटोज इन द बिगिनिंग, राइट डाउन द नंबर ऑफ मॉस्किटोज आफ्टर 3 ईयर। तो पहला हमें फाइंड करना है आफ्टर 3 ईयर। ये था ए जो दिया हुआ है ना यहाँ पे, ये आफ्टर फर्स्ट ईयर है। आफ्टर 3 ईयर क्या हो जाएगा? एन की वैल्यू यहाँ पर 3 दी हुई है। टी एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए आर एस टू एन माइनस 1। तो यहाँ पर अपन सॉल्व करेंगे तो टी 3 हो जाएगा। 3 यहाँ पर पुट किया, ए की वैल्यू कितनी है? 200 मल्टीप्लाई बाय कितना? 11/10। और यहाँ पर आर की वैल्यू है दोस्तों हमारे पास 11/10 रेज टू एन की वैल्यू है 3 - 1। ठीक है, आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं बड़ी आसानी से। देखो 11 ये रेज टू 1 में है और यहाँ पे क्या है? 11 रेज टू 3 - 1। जब बेस है में तो पावर क्या हो जाएगा? एड अप। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 11/10 रेज टू 2 और ये क्या जाएगा? +1। ठीक है, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 11 रेज टू 11/10 रेज टू 3 हो जाएगा। आप लोग इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ तक भी छोड़ा तो आपका आंसर कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ तक कर सकते हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मतलब इसके नेक्स्ट टर्म पर। तो हमें सेकंड क्या फाइंड करना है? आफ्टर 10 ईयर। तो 10 ईयर के बाद क्या हो जाएगा? T10 इज इक्वल्स टू व्हाट? देखो यहाँ पर आप लोग ने गौर किया रहेगा, 3 साल के बाद 11/10 के पावर में 3 आया, तो 10 साल के बाद 11 के पावर में क्या? 11/10 के पावर में क्या जाने वाला? 10 ही आने वाला। आप लोग सिंप्लीफाई करके देखिए, आपको सेम चीज मिलेगा। उसी के साथ अभी हम लोग को क्या फाइंड करना है? n ईयर के बाद फाइंड करना है। तो Tn जो होगा वो 200 मल्टीप्लाई बाय 11/10 रेज टू क्या हो जाएगा? n। इस तरीके से आपको आपका आंसर मिलने वाला है। समझ में आ गया? इस तरीके से आपको आंसर निकालना है। यही सारे फंडे से आप लोग को अप्लाई करना है। ऐसे क्वेश्चन आप लोग को देखने मिले, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। सॉल्व एग्जांपल्स को आप लोग ट्राई कर सकते हैं। आपके प्रैक्टिस सेट है ना जो लास्ट में होते हैं, उनके क्वेश्चंस भी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम सेट के भी क्वेश्चन ले सकते हैं। चलो फिर मैं फटाफट से आगे बढ़ूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे करना है? सेम वे। दोस्तों देखो, अपन ने इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व किया है जीपी वाला। तो यहाँ पर जब भी जीपी में दिया होता है तो अपन क्या लिख सकते हैं? टर्म्स को एक्स माइनस, देखो जो भी टर्म रहता है ना, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, उसका जो रेशो होता है वो इक्वल होता है किसी कांस्टेंट टर्म को। तो उसी के साथ यहाँ पर भी एक और टर्म है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? थर्ड टर्म अपॉन क्या हो जाएगा? 2x। इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो सकता है? इसको हम लोग सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो 2-3 तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 2x को लेके जाता हूँ, या सिंपली x को कैंसिल भी कर सकते हैं, तो आप लोग को 2 वैल्यूज भी मिलेंगी। चलो फटाफट से x को मैं कैंसिल कर देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर से भी x को मैं कैंसिल कर देता हूँ। 2x कैंसिल हो गया, यहाँ पर बच गया 2 × 4। अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक और स्टेप ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे 2 इसको इधर लेके 2x मल्टीप्लाई बाय 2x कर देते हैं। यहाँ पे x² को वैसे रखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं x - 6। अब इसको सॉल्व मत करना, 2 × 2 = 4x हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे बच गया x² x - 6। देखो x² यहाँ पर मल्टीप्लाई में, जब यहाँ पर लूंगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में, और तो फिर इसके बाद क्या दोनों भी कैंसिल होंगे, तो यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हैं। तो 4 = x - 6। तो 4 इधर पे क्या जाएगा? प्लस x, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। इस तरीके से कर सकते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये रहा हमारा x = 10। हमें क्या मिल गया? x की वैल्यू मिल गई, तो पहला डन।
और उसके बाद फर्स्ट टर्म निकालना है हम लोग को। तो अभी सबसे पहले सीक्वेंस तो फाइंड कर लेते हैं, सीक्वेंस फाइंड कर लेंगे तो हम लोग को फर्स्ट टर्म भी मिल जाएगा। सीक्वेंस क्या होगा, 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा 4, दूसरा 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 20, और तीसरा x का स्क्वायर है 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को हमारा सीक्वेंस मिल गया। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा हमारा a इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। उसके बाद हम लोग क्या फाइंड करना है, nth टर्म फाइंड करना है। तो tn इज इक्वल्स टू, अब जीबी में है तो r रेज टू n माइनस 1 होगा। tn फाइंड करना है, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, चलो यहाँ पे r की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। 20/4 इक्वल टू 5, यहाँ पे लिखेंगे 5 और n की वैल्यू हमें पता नहीं तो इसको बस वैसे ही रखना और आगे आपका आंसर। इस तरीके से आपको आंसर मिलेगा और बड़ा ही आसान तरीके से हम लोगों ने इसको आंसर को निकाला होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो आप लोग मुझे बता देना, तो इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में इसके ऊपर थोड़े बहुत क्वेश्चन है और सॉल्व एग्जाम्पल भी बहुत सारे हैं। तो आप लोग इसको ट्राई करिए, आप लोग का ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। और कहाँ पे भी डाउट आया रहेगा तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, आपके डाउट्स का फोटो क्लिक करके आप मुझे मेरे स्क्रीनशॉट मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भेज सकते हैं। तो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम लोग कुछ और नया टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।